नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2027 राज्य में बदलाव का साल होगा, जिसको लेकर रावत ने जनता से अपील की है कि वो बीजेपी सरकार से निजात पाने का फैसला करें और कांग्रेस का साथ दें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं और अब समय आ चुका है कि सभी एकजुट होकर सही सरकार को चुनें। परिवर्तन का वर्ष है 2027 चीख चीख करके कह रहा, आओ परिवर्तन करें, आओ परिवर्तन करें, भाजपा से निजात पाएं और राज्य के अंदर एक अच्छी जन सेवक जनता के साथ जुड़ी हुई सरकार बनाए और उसके लिए काम कर रहा है। और कांग्रेस का आह्वान कर रहा है समाज जो है कि कांग्रेस जनों, इस अवसर को मत गंवाओ, जैसा 2022 में गंवा दिया वो गलती मत करो और 2027 में सब लोग जो है आगे बढ़ो, मिलजुल करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके संघर्ष करो। यही नहीं गुटबाजी। आप हमारे गुटकों को गुट कह देते हैं और गुटके तो पहाड़ी व्यंजन है। गुटके आलू के गुटके, पिनालू के गुटके, अरबी के गुटके, गडेरी के गुटके। भाजपा का दुष्प्रचार है जो अपनी गोदी मीडिया के जरिए प्रचारित करता है। आप उसके भ्रम में मत आइए। आप जो मेरे सामने हैं, आप लोग जनता परक मीडिया हैं, आप जनता से जुड़े हुए मीडिया हैं। आप जनता की भावना है परिवर्तन करने की और परिवर्तन के लक्ष्य में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। आप इस सत्यता को लोगों तक और बड़े शब्दों में पहुंचाइए। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नवरात्रि पर जनता को खास तोहफा। ऑपरेशन रिकवरी के तहत 70 खोए हुए मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। 14 लाख रुपए से भी ज्यादा की कीमत के ये मोबाइल फोन्स हैं और इन मोबाइल फोन को वापस लौटा दिया गया है जो इनके असली मालिक थे। CEIR पोर्टल से ये बड़ी सफलता मिली। स्थानीय और बाहरी राज्यों के फोन इसमें शामिल थे। पुलिस ने लावारिस मोबाइल तुरंत जमा कराने की भी अपील की है और यह भी कहा कि अगर आपको कोई मोबाइल मिलता है पड़ा हुआ कहीं तो उसको पुलिस को दें, पुलिस को सूचना दें। और अब देखिए किस तरह से तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, क्योंकि इनके तमाम ये मोबाइल्स थे जो खो गए थे, उन्हें पुलिस ने कामयाबी के साथ वापस ढूंढा और वापस उनके असली हकदार के पास पहुंचाने का काम किया, जिसके बाद तमाम लोगों के चेहरों पर भी खुशी साफ दिखाई दे रही है। उधर बाजपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन गुरजीत सिंह ने वार्ड नंबर 1, 3 और 13 में 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाली टाइल्स रोड का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य बाजपुर का समग्र विकास है और सभी वार्ड में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके चलते त्योहारों के मद्देनजर नगर की सफाई और नालों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। की मांग पर और हमारे सभासद द्वारा जहां भी बताया जाता है नगर पालिका क्षेत्र में, और नवरात्रों का हमारा पवित्र त्योहार भी चल रहा है, इस पर हमने जो है सड़कें शहर की जो भी टेंडर हमने करे थे उसके शिलान्यास हमारे द्वारा आज किए गए हैं। वार्ड नंबर 13 में किया गया है, वार्ड नंबर 3 में किया गया है, वार्ड नंबर 1 में किया गया है। और भी सड़कें जो हमारे सभासद द्वारा जनता द्वारा हमें दी गई हैं, उनके भी शिलान्यास बहुत जल्दी इस महीने के अंदर या अक्टूबर के महीने में कर दिया जाएगा और विकास ऐसे होता रहा है और होता रहेगा। उधर रुड़की के मंगलौर बस स्टैंड की हालत लावारिस बनी हुई है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतें होती हैं। निगम के आदेशों के बावजूद बस स्टैंड में बसें रुकती नहीं, जिसके चलते यात्रियों को हाईवे पर चढ़ना उतरना पड़ता है और ऐसे में हादसे भी होते हैं। तो अन्य असुविधाएं भी हैं जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खंड की बसें जो बाहर से ही जाती है, पर्ची दे देती है बाहर से ही। पहले ये अंदर आती थी तो हालत कुछ सही दिखाई दे रही थी। अब टॉयलेट की बात करो तो टॉयलेट भी बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, यात्री आने से कतराते हैं। और उत्तराखंड की बस आएगी तो अंदर सवारी भी बैठेगी, ऐसा नहीं।
नहीं बैठेगी। अभी जब उत्तराखंड की बाढ़ से ही दुर्घटना होने से भी डरते हैं लोग, बात दुर्घटना हो जाए कोई। जब बार की बार बस चली जाती है लोग अंदर बैठते हैं। भाई धूप का छावा कोई है ही नहीं, छावा अंदर है तो अंदर बैठते हैं लोग, बाहर कहाँ बैठेंगे, सड़क पे सीधी निकल जाती है बस। या जो बस यहाँ से सीधी निकल जाती है। यात्री को भी बहुत ज़रूरत है, यहाँ बैठने की भी व्यवस्था नहीं है कुछ भी धूप में, और अंदर आए बस यात्री अंदर बैठे रहते हैं छांव में, धूप में कौन बैठेगा। उधर आपको बता दें कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में SIT ने मास्टरमाइंड खालिद के घर दूसरी बार छापा मारा और इस दौरान टीम ने खालिद की तीनों बहन और पिता से भी पूछताछ की, अहम दस्तावेज भी जब्त किए। इसी को लेकर SIT के प्रमुख जय बलूनी ने बताया कि अनुपस्थित सदस्यों से भी पूछताछ में शामिल किए गए और मिली सामग्री आगे जांच में शामिल की जाएगी। देखिए, जो अभी यहाँ पर जो तलाशी ली गई है वो जो सुबह की कॉन्टिन्यूएशन में थी उसी में थी, क्योंकि इनके जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो सुबह मौजूद नहीं थे, जिससे उनके बयान लेने के लिए और उनके अगर कुछ उनके पास और दस्तावेज उपलब्ध हुई और चीज़ें उपलब्ध हुई उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर आए थे अभी। और जो भी इसमें से हमें ज़रूरी चीज़ें लगी वो अभी हमने ली हैं और इन्हें ज़रूरत के अनुसार जैसा भी होगा विवेचना में आगे सबमिट किया जाएगा। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकास खंड का ग्राम बगोरी पर्यटकों के बीच चर्चित हो चुका है। बता दें कि देवदार के घने जंगल और भागीरथी की धाराओं के बीच बसा ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अद्भुत संगम है। होम स्टे योजना से प्रेरित स्थानीय निवासी ने निलोंग होम स्टे शुरू किया, जिससे सालाना आय 70 से 80 हजार से बढ़कर 8 से 10 लाख रुपए हो गई है। आज बगोरी में 25-30 होम स्टे संचालित हैं और ये क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार भी देते हैं। और मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं और आप देख सकते हैं कि पहले जैसा इनकम ऑफ सोर्स जैसा बगोरी विलेज का था, पहले लोगों के जो रुझान है वो खेती में थे, तो उतना हमारा आमदनी नहीं हो पाता था। मतलब एक बगीचे के हिसाब से लगा लो, उसमें बहुत सारे मेहनत भी लगते हैं, उसमें पेड़ों की कटिंग, खाद वगैरह, वो सारे चीज़ जो दवाई कीटनाशक वो सारे जो छिड़काव हुआ था उसमें भी काफ़ी मेहनत लगते हैं। और मेरे ख्याल से इनकम पूरा सालाना 70,000 के अराउंड 80,000 के अराउंड ही जाता है। फिर धीरे धीरे 2017 या 17 के अराउंड मेरे ख्याल से हर घर होम स्टे बनाओ की एक योजना आई थी। तो उसके बाद से लोगों ने, सबसे पहला होम स्टे हमारे ही है, तो अंकल जी और मम्मी जी ने मिलकर यहाँ पे अपना होम स्टे बनाया। उसके बाद से हमारा रोज़गार में बहुत सी तेज़ी से मतलब वो चीज़ें आना वो हुआ और उसके बाद से अब अधिकतर लोग धीरे धीरे करके होम स्टे बनाने के और ही लगे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। खबरों का सफर लगातार जारी है। पेट दफा रोग दफा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दफा हर रोग दफा एक ही जगह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बंध जाता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बना देता है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नवरात्रि के दौरान जब रामलीला के कलाकार सुर छेड़ते हैं तो अलग ही समा बनता है। अल्मोड़ा में रामलीला का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। सदियों पुरानी इस परंपरा में कलाकारों की गायन क्षमता और पारंपरिक संगीत शैलियों का मिश्रण रामलीला की इस कुमाऊनी शैली को सबसे आकर्षक बनाता है। अल्मोड़ा की रामलीला को देश में होने वाली सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक माना जाता है और इसका मंचन कुमाऊनी संस्कृति को पेश करने का भी मौका है। महिला कलाकारों की खास भागीदारी भी इसे अलग बनाती है, जो पुरुषों के दबदबे को दरकिनार करने का एक तरीका है।
200 वर्ष पुरानी ऐसी मानी जाती है। यहाँ की रामलीला में मुख्य आकर्षण होता है, जितने भी पात्र बने रहते हैं यहाँ की रामलीला का मुख्य जो अंग माना जाता है वो गायकी अंग है। लेकिन पात्र गायकी के साथ साथ पूर्ण अभिनय भी करते हैं। जो हमारी कुमाऊँ की रामलीला है वो कुमाऊँ में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा में काफ़ी समय से ये रामलीला चल रही है और यहाँ पे बहुत जगह पे रामलीला होती है। और यहाँ पे हमारे भुवनेश्वर महादेव मंदिर में हमें महिलाओं को भी अक्सर ये मंच दिया जाता है करने के लिए। जैसा कि आज मैं ताड़िका का पार्ट खेल रही हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत टाइम से ये पार्ट खेल रही हूँ। इससे हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और कहीं पे भी मतलब हम बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है इससे और बहुत अच्छा लगता है। अल्मोड़ा की रामलीला इलाके की समृद्ध संस्कृति और विरासत की जीती जागती मिसाल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और राजस्थान की मांड लोक शैली का मिश्रण कलाकारों की भावपूर्ण कलात्मकता को और समृद्ध करता है। इनके जरिए दर्शक भगवान राम की कथा से अलग अंदाज में दोबारा जुड़ते हैं। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। क्या आप जानते मसूरी में श्री गुरु सिंह सभा लंडौर का 108वां सालाना दीवान भव्य, श्रद्धा और ऐतिहासिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। नगर कीर्तन से लेकर शबद कीर्तन जत्थों की प्रस्तुति तक पूरा शहर जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठा। गुरुद्वारे में विशाल लंगर सेवा ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया। आयोजन केवल धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि 108 सालों से चली आ रही विरासत और इतिहास का प्रतीक है, जिसने ब्रिटिश काल से आज तक समरसता को जिंदा रखे हुए है। ये हमारा जो है 108वां साल, 108 साल हो गए। 108 साल से मसूरी का गुरुद्वारा जब से इस्टेब्लिश हुआ तब से ये एक सितंबर के महीने में, कभी अक्टूबर कभी सितंबर पहले होता था, लेकिन अब इसको फिक्स कर दिया है सितंबर के लास्ट सैटरडे संडे को। सैटरडे को नगर कीर्तन होता है और संडे को समागम होता है। फिर हमारे आसपास के इलाकों से आती है। पाउंटा साहब नाहन से भी आते थे, इस टाइम नहीं आए क्योंकि इस टाइम थोड़ी समस्याएं हो गई हैं। यहाँ पे जो है आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा 108वां सालाना दीवान मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पे नगर कीर्तन हर साल की भांति नगर कीर्तन यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कि विभिन्न जगहों से संगत आ रखी है। देहरादून आसपास के क्षेत्रों से और डोईवाला से यहाँ पे संगत यहाँ पे आती है। साथ ही साथ मसूरी के स्थानीय लोग, निवासी सभी लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोगों के योगदान से ये होता है और इसमें हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है। आज नगर कीर्तन है, इसके बाद शाम को किताबगढ़ गुरुद्वारे में वहाँ पे भी दीवान सजेगा और गुरु का लंगर होगा। और कल इसी कड़ी में यहाँ पे गुरुद्वारे सिंह सभा में लंगर होगा। इसके बाद इसका समापन होगा। और ये 108 साल से लगातार अंग्रेजों के ज़माने से 1917 से ये नगर कीर्तन यहाँ पे चलता आ रहा है, जिसमें मसूरी की आसपास की समस्त संगतें यहाँ पे भाग लेती हैं। रुड़की के लंढौरा स्थित गन्ना कोल्हुओं पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए तहसील प्रशासन ने छापेमारी की है। 3 कोल्हुओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोल्हू पर प्रतिबंधित प्लास्टिक और कचरा पाया गया। मौके पर ही कोल्हू को सील किया गया। इस दौरान प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत और स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई। बता दें कि अन्य 2 कोल्हुओं में कोई अवैध सामग्री नहीं मिली। रख दो, छोड़ दे। नहीं सीखता बढ़िया है। मॉनसून सत्र में उत्तराखंड के पहाड़ी हलकों में लगातार आपदाओं को देखते हुए पीडीएनए की टीम ने मनसा देवी मंदिर के पास भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस बार बादल फटने और भूस्खलन से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। टीम नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर NDMA को सौंपेगी और भविष्य में आपदाओं को रोकने के लिए सुरक्षित और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। आज जो मनसा देवी का जो हमने यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन का सर्वे किया है, हमारी एक्सपर्ट टीम जो है जो भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से आई है, तो ये PDNA के तहत हुआ, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। तो इसको पूरा एक समग्र डेवलपमेंट के ओर से इसको देखा जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड जो प्रदेश है इसमें आपको पता ही है कि बहुत ये जो डिजास्टर्स हुए थे, क्लाउड बर्स्ट, डेब्रिस फ्लो वगैरह, तो इसके कारण काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था। तो इस जानमाल का नुकसान जो हुआ था उसका आकलन करने के लिए हमारी कमेटी आई है जिसका नाम है नीड असेसमेंट, पोस्ट डिजास्टर नीड। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC पेपर लीक मामले ने बेरोजगार युवाओं में भारी रोष पैदा कर दिया है। इस पर हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने CBI जांच की मांग की। उनका कहना है कि अगर केंद्रीय जांच से युवाओं का भरोसा बहाल होता है तो सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार SIT जांच करा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि CBI या कोई अन्य केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच लंबी चलती है, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर असर आता है और छात्रों को नुकसान होता है। ऐसे में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान खासा मायने रखता है, क्योंकि ये BJP सरकार और संगठन के रुख के विपरीत है। वहीं विपक्ष और बेरोजगार संघ भी CBI से जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। CBI जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम CBI जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो CBI जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूँ। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। SIT गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी SIT की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। ये पेपर लीक के मामले में कांग्रेस का पहले दिन से स्टैंड बहुत क्लियर था। हमने फर्स्ट डे रविवार को जब पेपर लीक की सूचना मिली, पार्टी ने ऑफिशियल स्टैंड लिया। मैंने बयान दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, नेता विपक्ष ने, सब लोगों ने एक ही सुर में ये कहा कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI की जांच होनी चाहिए। उस मामले में हमने अगले दिन सारे प्रदेश में पुतला फूका, उसके बाद प्रदर्शन किए। पूरे प्रदेश में लगातार 1 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। हमने उसके बाद धरना दिया। धरना देने के बाद
महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। 3 तारीख को हम इसी मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। अब मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी जो मांग थी उस मांग पर मोहर लगाने का काम बीजेपी के ही सांसद, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर बीजेपी का एक सांसद कांग्रेस की मांग के साथ सुर मिला रहा है, राज्य के बेरोजगार नौजवान जो चाहते हैं वो कह रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार को अब जिद नहीं करनी चाहिए। तत्काल हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की घोषणा मुख्यमंत्री को कर देनी चाहिए, सिफारिश केंद्र को भेज देनी चाहिए। और केंद्र सरकार में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नैनीताल दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय देहरादून पहुंचे और यहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। सीएम ने इस दौरान घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी अभियान को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना केवल विकल्प नहीं बल्कि आज की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी वैक्सीन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र किया और बताया कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे मजबूत आधार स्वदेशी सोच ही है। स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है और स्वदेशी का संकल्प हमारे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।